आज हम स्टडी करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। इसमें हम देखेंगे कोई भी फैक्टर अगर एंजाइम की केमिस्ट्री और उसकी शेप को चेंज कर देता है तो वो उसकी रेट ऑफ कैटालिसिस को अफेक्ट करता है। सबसे पहले जो हम इसमें देखेंगे वो है हमारे पास एंजाइम कंसंट्रेशन। इसका रेट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कि अगर हम इसको बढ़ाएं या कम करें तो इसका क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसको देखेंगे, जब भी हम इसको बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो ये डायरेक्टली रिलेटेड होगा कि वो भी कम होगा और वो बढ़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू एंजाइम कंसंट्रेशन एट अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, कि हमारे पास जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन वो बहुत ज़्यादा हो। इस तरह जब भी हम एंजाइम बढ़ाएंगे हमारे पास एक्टिव साइट्स बढ़ेंगी, एक्टिव साइट्स के बढ़ने से हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो बढ़ेगा। ये हमारे पास था इजी कंसेप्ट। आगे हम देखेंगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या है, जिसमें हमारे पास एक ही एमसीक्यू इंपॉर्टेंट वो है कांस्टेंट एंड मैक्सिमम वाला। यहाँ पे भी हमारे पास रेट जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के। अगर हमारे पास एंजाइम्स मौजूद हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के साथ बढ़ने से बढ़ता रहेगा। इसमें हम सैचुरेशन पॉइंट में क्या देखेंगे कि हमारे पास एक फॉर एग्जांपल दो एंजाइम्स हैं ए एंड बी, जिसकी एक्टिव साइट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल उनके स्टार्ट में हमारे पास एक्टिव साइट्स अवेलेबल हैं जो फिल होती जा रही हैं सबस्ट्रेट के साथ। होते होते रिएक्शन बढ़ता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। जो ये पॉइंट होता है यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम रेट होता है। तो अगर हम बढ़ाते जाएंगे फिर जब एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ एंजाइम की तमाम एक्टिव साइट ऑलमोस्ट ऑल ऑक्यूपाइड हो जाएंगी। जब ऑक्यूपाइड हो जाएंगे तो उस पॉइंट पे हमारे पास सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, जिससे उस पॉइंट पे हमारे पास जो रेट हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारे पास होता है वो हमारे पास हो जाता है कांस्टेंट एंड मैक्सिमम। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में आता है। बस आप यही देखेंगे, उसमें यही है कि हमारे पास जो एंजाइम की कंसंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट होती है। उसके बाद हम सबस्ट्रेट बढ़ाते जाते हैं, सबस्ट्रेट बढ़ाते बढ़ाते एक पॉइंट ऐसा आता है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई हो चुके होते हैं। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। और उसके बाद हम स्टडी करेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर भी डायरेक्टली रिलेटेड है रेट ऑफ रिएक्शन के साथ, कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट उस रिएक्शन बढ़ता जाएगा। कहाँ तक? अप टू ऑप्टिमम टेम्परेचर था। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है? जहाँ पे एक्टिविटी हमारी मैक्सिमम होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें हमारी ह्यूमन बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस है ऑप्टिमम टेम्परेचर। टेम्परेचर हमें हीट प्रोवाइड करता है जो एक्टिवेशन एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारा जो रिएक्शन है वो एक्सेलरेटेड होता है और फास्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसके साथ हीट बढ़ती है, हीट से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी उन मॉलिक्यूल्स की जो एंजाइम कैरी करते हैं उसकी वजह से हमारा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसे हम एंजाइम डीनेचुरेशन का नाम देते हैं। अब हम टेम्परेचर के टॉपिक में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखें तो टेम्परेचर के इंक्रीज से करने से हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और एंजाइम डीनेचर होता है कहाँ? मैक्सिमम टेम्परेचर पे। ये बेसिकली दो एमसीक्यू जो है हमारे यूएचएस में इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज में मुझे मिले थे वो हैं कि सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाते हैं। मोस्ट एंजाइम वर्क बेस्ट एज 40 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद बैक्टीरिया क्योंकि हमारे पास जो होते हैं वो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, इसलिए उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर भी होता है वो 70 डिग्री सेल्सियस या हायर होता है। ये फेडरल में लिखा हुआ है, लेकिन जो प्रैक्टिस में एक्सरसाइज में ऑप्शन थे उसमें 76 डिग्री सेल्सियस था। अगर आता है तो आप 70 पहले सिलेक्ट करेंगे फिर 76। उसके बाद टेम्परेचर ब्रॉडर रेंज में एक्ट करता है। उसके बाद हमारे पास 3 तरह के टेम्परेचर होते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर जहाँ हमारी जो एक्टिविटी होती है, रेट होता है, वो मैक्सिमम होता है कोई भी रिएक्शन हो। उसके बाद हमारे पास मैक्सिमम टेम्परेचर जो हमने पढ़ा वहाँ पे डीनेचुरेशन हो जाती है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है मिनिमम टेम्परेचर। जब भी हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो वो इनएक्टिव होना शुरू हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा करेंगे तो वो डीनेचर भी हो सकता है, लेकिन ऐसा टेम्परेचर जहाँ इनएक्टिव एंजाइम हो चुके थे वो एक्टिव हो जाते हैं, इनएक्टिव एंजाइम्स बिकम्स एक्टिव अगेन, तो उसको हम मिनिमम टेम्परेचर का नाम देते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, इनका कंसेप्ट आप क्लियर कर लें। इनमें से हमारे पास मेनली हमारे पास आता ऑप्टिमम टेम्परेचर का ही है यूएचएस में, लेकिन जो प्रीवियस ईयर्स में होते रह गए हैं तो वो फेडरल से ज़रूर लेते हैं।
उसके बाद हमारे पास है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ एक MCQ के तौर पर देखेंगे हमारे पास क्या है कि एंजाइम डिक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी कैसे, वो चेंज कर देता है एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस को एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस में, तो वो रिएक्शन खुद ब खुद ईजिली आसानी से हो जाता है। एक्टिवेशन एनर्जी ब्रेक करता है एग्जिस्टिंग बॉन्ड को टू बिगिन द रिएक्शन। उसके बाद हम यूनिट्स देखेंगे इसके क्या हैं। अब हम pH का इफेक्ट देखेंगे रेट पर। टेम्परेचर की तरह हर एंजाइम फंक्शन करता है इफेक्टिवली ओवर नैरो रेंज ऑफ pH, जिसे हम ऑप्टिमम pH का नाम देते हैं। MCQ देखें जो हमारे पास इसमें से आते हैं कि हमारे पास बेस मेनली टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। उसके बाद 2 पॉइंट हमारे पास आते हैं, स्लाइड चेंज इन pH एंड एक्सट्रीम चेंज इन pH। टर्शरी और क्वाटर्नरी और सेकेंडरी और टर्शरी का जो टेम्परेचर में जिक्र था ये प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज में थे। स्लाइड चेंज में हमारे पास आयनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स एट एक्टिव साइड या आयनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट हमारे पास चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी रिटार्ड हो जाती है या ब्लॉक हो जाती है। और इसमें अगर हम एक्सट्रीम चेंज इन pH देखें तो वो जो एंजाइम्स के बॉन्ड्स होते हैं उनको ही ब्रेक कर देती है, जिसकी वजह से एंजाइम डीनेचर हो जाता है, जैसे हमने टेम्परेचर में पढ़ा था। इसी तरह अगर हम देखें तो pH को इंक्रीज़ करने से या डिक्रीज़ करने से हमारे पास कौन से बॉन्ड ब्रेक होते हैं, आयनिक बॉन्ड हमारे पास ब्रेक होते हैं। pH नैरो रेंज पे एक्ट करता है, जो टेम्परेचर था वो ब्रॉडर रेंज पे एक्ट करता है। मोस्टली जो pH हो रहती है जिस पे वो एक्ट करते हैं एंजाइम 6 to 8 रह जाता है pH। मोस्ट एंजाइम्स इन बॉडी हमारे पास वर्क करती है किस में, जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज में आंसर था वो ये था स्लाइटली अल्कलाइन pH, लेकिन आप इसको खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन जो हमें मिला था वो यही था स्लाइटली अल्कलाइन pH में। उसके बाद अगर हम नम्स के हवाले से देखें तो हमारे पास एक MCQ आ जाता है। नम्स बेसिकली फेडरल से बनाता है, तो कोई भी MCQ उस बुक में से ही आता है। देखें तो हमारे पास कुछ एंजाइम्स होते हैं लाइक पेपेन फ्रॉम ग्रीन पपाया, जो एसिडिक और अल्कलाइन मीडिया दोनों में ही एक्ट करता है। ये हमारे लिए नम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो गया। उसके बाद हमारे पास एक टेबल है एंजाइम्स की और हमारे पास ऑप्टिमम pH की। इसके लिए आप कोई भी निमोनिक्स बना सकते हैं याद करने के लिए। अगर आप करें तो इसको ग्रुप्स में चेंज कर सकते हैं, जैसे पेप्सो एंटर, पेप्सी एंटर, पेप्सिन पेप्सी सुक्रेज हो गया, एंटर का एंटीरोकाइनेज हो गया स्लेवरी अमालेज में। ये 4 पॉइंट आप एक साथ बना लें। और एक हमारे पास MCQ के तौर पे यहाँ पे अगर हम रुक जाएं तो एक MCQ है कैन हैव सेम pH। इस टेबल में से किसकी सेम pH हो सकती है, इस आप फाइंड करें। तो इसका आंसर होगा कैटलेज एंड काइमोट्रेप्सिन। अब इसका एक ग्रुप बना लें कि कैटलेज और काइमोट्रेप्सिन का इसमें से सेम pH हो सकती है। जैसे कैटलेज की 7.60 है, काइमोट्रेप्सिन की 7 से 8 तक है, तो 7.60 BC इन्हीं के दरमियान लाई करती है। तो इन 4 का एक ग्रुप हो गया पेप्सिन, सुक्रेज, एंटीरोकाइनेज, स्लेवरी अमालेज का। उसके बाद कैटलेज और काइमोट्रेप्सिन का एक हो गया। जो मेन MCQ हमारे पास आता है वो पैंक्रेटिक लाइपेज और आर्गिनेज का आता है। आर्गिनेज याद कर लें अल्फ़ाबेट का फर्स्ट लेटर है, तो उसकी pH सबसे ज़्यादा 9.70। और पैंक्रेटिक लाइपेज आपने इन दोनों का जो फ़र्क आता है आपने याद करना है। पैंक्रेटिक लाइपेज 9 है, आर्गिनेज 9.70 है। और उसके बाद इसमें से एक और MCQ आता है, तो वो आता है पेप्सिन का, कि उसका एक ग्राफ बना होता है जिसकी ऑप्टिमम pH 2 पे शो की होती है। तो पूछते हैं कि कौन सा एंजाइम, आपने पेप्सिन सेलेक्ट करना है। एक और हमारे पास है फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम कौन सा था। 19th सेंचुरी में हमारे पास 2 साइंटिस्ट थे, पियान एंड परसोस। उन्होंने एक मटेरियल तैयार किया था जिन्होंने वो डाइजेस्ट करवाना चाहते थे स्टार्च को। उनने उसका नाम दे दिया डाइजेस्टेज। जिस चीज़ ने भी स्टार्च को डाइजेस्ट किया उन्होंने उसको नाम दिया डाइजेस्टेज, जो आज हम जानते हैं अमाइलेज के तौर पर। थैंक यू।